हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि लेवल 1 के लिए सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस में कंप्लीट पढ़ा चुकी हूँ। जितने टॉपिक आपके सिलेबस में दिए गए हैं उसी क्रम में मैंने आपके कंप्लीट करवा दिए हैं। एक मैराथन क्लास भी आई थी जिसमें मैंने सभी टॉपिक एक साथ कंप्लीट करवा दिए थे। अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रही हूँ। 2 वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस की आ चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और आपको पता है कि 10 अंक का सामान्य ज्ञान आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो आपके लिए एक एक अंक महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, 2 सतहें जो एक दूसरे के संपर्क में होती हैं के बीच फिल करना है, उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। पहला विकल्प है व्यवधान, दूसरा है बड़ा, दूसरा है बाधा, गलती से लिख गया है गलत, तीसरा है रुकावट और चौथा है अनियमितताओं। तो 2 सतहें जब एक दूसरे के संपर्क में होती हैं तो उनके बीच किसकी उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है, ये पूछा गया है। आपको 30 सेकंड का समय मिलेगा। चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब। तो टाइम आपका खत्म होता है। 2 सतहें जो एक दूसरे के संपर्क में होती हैं उनके बीच अनियमितताओं की उपस्थिति घर्षण का कारण बनती है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। जो 2 सतहें होती हैं उनके बीच जो अनियमितताएं होती हैं उनकी उपस्थिति ही घर्षण का कारण बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। जब आप किसी कार की चाल को दोगुना कर देते हैं तब वह रुकने के लिए फिल करना है गुना अधिक दूरी तय करती है। पहला विकल्प है 2, दूसरा है 4, तीसरा है 1 और चौथा है 3। आपका टाइम शुरू हो रहा है। तो जब आप किसी कार की चाल को दोगुना कर देते हैं तब वह रुकने के लिए 4 गुना अधिक दूरी तय करती है। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस दर्पण का नाम लिखिए जो कारों के पार्श्व दर्पण में प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है अवतल, दूसरा है पहला विकल्प है समतल, दूसरा है अवतल, तीसरा है उत्तल और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है। तो उस दर्पण का नाम बताना है जो कारों के पार्श्व दर्पण में प्रयोग होता है, यानी कि जो साइड में मिरर लगे रहते हैं, तो वह होता है उत्तल दर्पण। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। क्योंकि उत्तल दर्पण के जो देखने का क्षेत्र होता है यानी ये अधिक दूरी को ये कवर करता है। पीछे के जो वाहन आ रहे होते हैं तो दूर के वाहन भी दिखाई देते हैं, इसीलिए पार्श्व दर्पणों में उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? पहला विकल्प है समतल लेंस, दूसरा है अवतल लेंस, तीसरा है उत्तल लेंस और चौथा है इनमें से कोई नहीं। और आपका टाइम शुरू होता है।
तो टाइम आपका समाप्त होता है। निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष यानी कि मायोपिया, इसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। सामान्य प्रकार के द्विपक्षी लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। पहला विकल्प है अवतल और उत्तल, दूसरा है उत्तल और अवतल, तीसरा है विभिन्न फोकस लंबाई वाले दोनों अवतल और चौथा है विभिन्न फोकस लंबाई वाले दोनों उत्तल। और आपका समय शुरू होता है। तो सामान्य प्रकार के द्विपक्षी लेंस में ऊपरी और निचले भाग क्रमशः होते हैं। ऊपरी भाग होता है अवतल और निचला भाग होता है उत्तल। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर काम करता है? पहला विकल्प है अपवर्तन, दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, तीसरा है विवर्तन और चौथा है परावर्तन। तो पेरिस्कोप जो है ये किसके नियम पर काम करता है? आप लोगों को समय जो है दिया जाता है, बताइएगा। तो एक पेरिस्कोप किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? ये परावर्तन के सिद्धांत पर काम करता है। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है? पहला है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है विसरण और चौथा है ध्रुवण। समय आपको दिया जाता है। तो एक स्विमिंग पूल हमेशा वास्तविक गहराई से छोटा दिखाई देता है, यह किसका उदाहरण है? ये उदाहरण है अपवर्तन का। ऐसा अपवर्तन के कारण होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, परावर्तन के नियम किसके लिए मान्य है? पहला विकल्प है एक उत्तल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है एक अवतल दर्पण और चौथा है सभी दर्पण चाहे उनका आकार कुछ भी हो। समय आपको दिया जा रहा है। अब आपको 15 सेकंड का समय मिलेगा। तो परावर्तन के नियम किसके लिए मान्य है, बताइएगा जल्दी से। तो परावर्तन के नियम जो है, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। तो परावर्तन के नियम सभी के लिए मान्य है, सभी दर्पणों के लिए चाहे उनका आकार कुछ भी हो। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? पहला विकल्प है कोशिका झिल्ली, दूसरा है अंतर्द्रव्यी जालिका, तीसरा है कोशिका भित्ति और चौथा है लयनकाय। तो कोशिका जो है सभी जीवित प्राणियों की मूल संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। कोशिका के बारे में डिटेल में आपको पढ़ाया है एनसीईआरटी से। अब इसमें पूछा गया है कि प्राणी कोशिकाओं में जो कोशिकांग नहीं पाया जाता है, तो प्राणी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये इसका उत्तर तो मैंने खुद ही बता दिया है, आप लोगों को समय नहीं दे पाया है। याद रखिएगा कोशिका भित्ति
जो है प्राणी कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किसके रूप में नामित किया जाता है? पहला है चीक कोशिकाएं, दूसरा है ऑटो कैरियोटिक कोशिकाएं, तीसरा है यूकैरियोटिक कोशिकाएं और चौथा है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। समय आपको दिया जाता है। तो केंद्रक झिल्ली के साथ सुव्यवस्थित केंद्रक वाली कोशिकाओं को किसके रूप में नामित किया जाता है? यूकैरियोटिक कोशिकाओं के रूप में। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? भाई इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहला विकल्प है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है गोल्जी काय, तीसरा है राइबोसोम और चौथा है लाइसोसोम। समय आपको दिया जाता है। तो किसे आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है? लाइसोसोम। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ये जंतु कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आत्मघाती थैली के नाम से इन्हें जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसमें साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन पाया जाता है? पहला विकल्प है केवल पादप, दूसरा है केवल जंतु, तीसरा है पादप और जंतु दोनों और चौथा है पादप और सूक्ष्म जीव। समय आपका शुरू होता है। तो किसमें साइनाइड प्रतिरोधी श्वसन पाया जाता है? तो पादप और सूक्ष्म जीव में। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस कोशिका के प्रकार की पहचान कीजिए जो लंबी और शाखा युक्त होती है। पहला विकल्प है तंत्रिका कोशिका, दूसरा है स्तंभाकार उपकला, तीसरा है श्वेत रक्त कोशिका और चौथा है लाल रक्त कोशिका। समय आपका शुरू होता है। तो उस कोशिका के प्रकार की पहचान करनी है जो लंबी और शाखा युक्त होती है, तो वह होती है तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन्स जिसे कहते हैं। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? पहला है केंद्रक, दूसरा है कोशिका झिल्ली, तीसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और चौथा है राइबोसोम। समय आपका शुरू होता है। तो कौन कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो वह है कोशिका झिल्ली। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। यह कोशिका का सबसे बाहरी आवरण होता है जो कोशिकीय पदार्थ को उसके बाहरी आवरण से अलग करता है। तो ये निश्चित आकार प्रदान करता है, याद रखिएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में भी जान लीजिए। केंद्रक जो है कोशिकीय प्रजनन में केंद्रक एक केंद्रीय भूमिका निभाता है। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एकल कोशिका विभाजित होती है और दो नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें एक दोहरी परत वाली आवरण झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं और केंद्रक झिल्ली में छिद्र होते हैं, ये भी याद रखिए। माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह यानी पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है और राइबोसोम जो होते हैं ये प्रोटीन संश्लेषण के लिए जिम्मेदार होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। किस कोशिका के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? पहला है गोल्जी काय और अंतः प्रद्रव्य जाल का, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, तीसरा है लाइसोसोम और गोल्जी काय और चौथा है रिक्तिका और प्लास्टिड।
तो किस कोशिकांग के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। बी विकल्प इसमें सही है। समय आपको नहीं दिया है, प्रश्न का उत्तर मैंने खुद ही बता दिया है। तो आज की वीडियो में मैंने कुल 15 प्रश्न लिए थे और 15 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, छोटा सा वीडियो है। इसके पहले वाले 2 वीडियो आ चुके हैं, नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न मैं करा रही हूँ आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और यदि आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका जो पार्ट है राजस्थान का जीके, इतिहास, कला एवं संस्कृति, तो इनसे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की प्रैक्टिस भी मैं करा रही हूँ। तो यदि आप वो वीडियो देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो काफ़ी बड़ा पार्ट है आपके एग्जाम में जो पूछा जाएगा, और दोनों में कॉमन है, लेवल 1 और लेवल 2 में। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।